इसको समझने के लिए उत्तराखंड में महिला का जो वोटर है उसका पैटर्न समझना चाहिए। कई सारे ऐसे सर्वे हैं। क्या हरीश रावत इस बात को दिल से स्वीकार कर लेंगे कि उनका 2027 के चुनाव में संगठन में कोई सीधा रोल नहीं है? हरीश रावत एक बड़ा सवाल बन सकते हैं 2027 के चुनाव के पहले। परिवारवाद का बहुत बड़ा उदाहरण 2027 में वो बन सकते। नमस्कार, मैं योगेश राणा। गणेश गोदियाल जब से उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, 3 सवालों पर बड़ी चर्चा हो रही है। इन सवालों पर कांग्रेस के बाहर भी चर्चा हो रही है, कांग्रेस के भीतर भी चर्चा हो रही है। पहला सवाल, क्या गणेश गोदियाल कांग्रेस को 2027 के चुनाव के लिए जीत की स्थिति में ला पाएंगे? कई सारे बिंदु हैं जो चर्चा में है, जिन पर बात हो रही है, उन पर बात करेंगे। और दूसरा सवाल, क्या हरीश रावत इस बात को दिल से स्वीकार कर लेंगे कि उनका 2027 के चुनाव में संगठन में कोई सीधा रोल नहीं है? यह सवाल 2 वजह से जन्मा है। पहला, हरीश रावत ने अभी एक बड़ी बात कही है। हरीश रावत ने कहा है एक इंटरव्यू में कि वो 2027 में चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, भले ही पार्टी हाईकमान उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहे। हरीश रावत ने यह भी कहा है कि अगर पार्टी हाईकमान मुझे कहता भी है कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, तो मैं कह दूंगा कि मेरे बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनको चुनाव लड़ाऊंगा। हरीश रावत की इस बात के बड़े मायने हैं। हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दिया है, इसको समझना चाहिए। और हरीश रावत एक बड़ा सवाल बन सकते हैं 2027 के चुनाव के पहले। कैसे बन सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और तीसरा सवाल, क्या 2027 में उत्तराखंड में महिला वोटर कुछ बड़ा खेल कर सकती है? क्या गणेश गोदियाल की सबसे बड़ी चिंता वही होनी चाहिए या इसके अलावा भी कुछ चिंताएं हैं कांग्रेस संगठन में? वैसे तो बिहार चुनाव के परिणाम के बाद यह सवाल जन्मा है, लेकिन उत्तराखंड में पिछले कुछ चुनाव के पैटर्न देखने चाहिए, सर्वे देखने चाहिए, उन पर नजर डालनी चाहिए, तो चौंकाने वाले नतीजे आते हैं। इन नतीजों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात पहले सवाल पर। और पहले सवाल की अगर बात करें तो क्या गणेश गोदियाल कांग्रेस को 2027 के चुनाव में जीतने की स्थिति में ला सकते हैं? इस सवाल पर बात करने से पहले 3 स्थिति समझनी चाहिए उत्तराखंड कांग्रेस में जो इस वक्त है। पहली बात, हरीश रावत ने कहा है कि पंचमुखी नेतृत्व 2027 के चुनाव में लड़ने के लिए कांग्रेस को तैयार करेगा। लेकिन जैसे ही पंचमुखी नेतृत्व की बात आती है, तो उन पंचमुखी नेतृत्व में से कितने गणेश गोदियाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे? क्योंकि कर्ण मेहरा रानीखेत में बिजी हो चुके हैं, प्रीतम सिंह चक्राता में इस बार फंसे हुए हैं, बॉबी पवार वहां से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, यशपाल आर्य बाजपुर में फंसे हुए हैं। और वहां बाजपुर में तो इस तरह की चर्चा है कि यशपाल आर्य के बेटे भी चुनाव लड़ सकते हैं वहां से। रही बात हरक सिंह रावत की, तो हरक सिंह रावत मीडिया को लेकर चर्चा में है और हरक सिंह रावत की बातों से कांग्रेस में उत्साह भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्साह से चुनाव जीते जाते हैं? आप एक फैक्ट को समझिए जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राजनीति को अलग करता है। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश मुख्यालय से लेकर, प्रदेश संगठन से लेकर किसी भी जिला मुख्यालय तक कोई ऐसा आदमी है जो चुनाव न लड़ना चाहता हो 2027 में, जो चुनाव लड़ने के लिए खुद को तैयार होता हुआ ना दिख रहा हो, जो अपनी उम्मीदें ना देख रहा हो 2027 के चुनाव में? शायद एक भी ना मिले। लेकिन बीजेपी में इस तरह के लोग केंद्रीय नेतृत्व से लेकर, उत्तराखंड के संगठन से लेकर जिला मुख्यालय तक है। मौजूदा समय में देहरादून में प्रदेश मुख्यालय की, प्रदेश नेतृत्व की ही बात करें तो 3 प्रदेश महामंत्री, उनको चुनाव नहीं लड़ना है। उत्तराखंड के महामंत्री, संगठन महामंत्री, उनको भी चुनाव नहीं लड़ना है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उनको भी चुनाव नहीं लड़ना है। सारे सांसद हैं। इन लोगों को केवल संगठन की तैयारी करनी है। ये प्रदेश मुख्यालय में बैठकर या फिर जहां भी जैसे भी रोज की एक्टिविटी में रहते, इनको केवल संगठन के लिए काम करना है। और इस तरह के लोग, जो इस तरह की टीम है जिनको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ाना है केवल, वो दिल्ली से लेकर देहरादून और देहरादून के अलावा जिला मुख्यालय में भी है। लेकिन कांग्रेस के पास इस तरह का कोई नेटवर्क नहीं है। अभी हाल ही की एक घटना पर ध्यान दीजिए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में जनसभा करने आए थे, जो उत्तराखंड का रजत जयंती समारोह था।
उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की अगवानी को लेकर तमाम लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। उस समय पे बहुत सारे फोटो खींचे, लेकिन प्रधानमंत्री की जो टीम है जो उस पूरे आयोजन को देख रही थी, उन लोगों ने फोटो खींचे और वे फोटो सारे के सारे नमो ऐप के जरिए आए। जो लोग प्रधानमंत्री के साथ दिखे फूल देते हुए, बुके देते हुए, उन्होंने वहीं से वो फोटो अपलोड किया और सोशल मीडिया पर डाला। इसी तरह से जिला मुख्यालय में और तमाम जगह जो गतिविधि होती रहती है, वो गतिविधि रोज की दिखानी पड़ती है और उस गतिविधि की रिपोर्ट रोज बनकर दिल्ली तक जाती है। तो सवाल ये है कि क्या गणेश गोदियाल के सामने केवल महिला वोटर ही एक चिंता है उत्तराखंड में? इसके अलावा भी कोई चिंता नहीं है? महिला वोटर पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी चिंता है। हरीश रावत खुद एक बड़ी चिंता है। हरीश रावत का एक सोशल मीडिया पोस्ट आई है। हरीश रावत ने कहा है कि मुझे किसी बूथ का ही अध्यक्ष बना दो। उस पर एक बात करेंगे। हरीश रावत ने ये जो पोस्ट की है, इसके भी बड़े मायने हैं। इस पर किसी अन्य वीडियो में, कल की वीडियो में बात कर लेंगे, अगली वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा गणेश गोदियाल के सामने एक और बड़ी चिंता है महिला वोटर के अलावा, और वो है वो जो लोग, कई हजार लोग पिछले 2-3 साल में कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। कांग्रेस में तो नेता चला जाता है तो एक वोट बैंक भी चला जाता है। अगर पिछले 2-3 चुनाव की ही बात करें, 17 और 22 के चुनाव की बात करें, तो तकरीबन 50 के आसपास ऐसे नेता है जो एक बड़ी फिगर थी, कोई जिला लेवल पर, कोई ब्लॉक लेवल पर, कोई प्रदेश लेवल पर भी। वो जो जगह खाली हुई है उसको भरना गणेश गोदियाल के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन गणेश गोदियाल के सामने महिला वोटर भी उत्तराखंड में एक बड़ी चुनौती है। अभी हमारे साथी रणजीत रावत जी हमें हिदायत दे गए कि भाई बिहार का चुनाव देख लो। आदरणीय रावत जी ने भी बिहार के चुनाव की चर्चा की, लेकिन बिहार के चुनाव की कुंजी क्या है? बिहार के चुनाव की कुंजी यह है कि आचार संहिता लगने के बाद बिहार के तमाम 75 लाख 80 लाख बहनों को चुनाव के समय 10-10 हजार रुपए दिया जाता है। और मुझे इस बात की कोई मतलब शक नहीं, मेरा विश्वास है कि जब यहां चुनाव आएगा तो यह सरकार तब यही बदमाशी यहां भी करेगी। गणेश गोदियाल के सामने महिला वोटर भी उत्तराखंड में एक बड़ी चुनौती है। इसको समझने के लिए उत्तराखंड में महिला का जो वोटर है उसका पैटर्न समझना चाहिए। कई सारे ऐसे सर्वे हैं जो इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल सर्वे होते हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर आप देखें उत्तराखंड में जो महिला वोटर है, राज्य स्तरीय सर्वे, सी वोटर, एक्सेस माई इंडिया और आज तक सहित कई सारे सर्वे हैं इस तरह के जो ये बताते हैं कि जो महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं हैं, खासकर डायरेक्ट बेनिफिट्स की योजनाएं हैं, जो नगद हस्तांतरण है एवं स्वरोजगार को लेकर है, उनमें 10 से 15% वोट शिफ्ट हुआ है पिछले 2-3 चुनाव में बीजेपी की तरफ महिलाओं का। और वैसे भी उत्तराखंड में महिला वोटर अधिक है। अगर आप देखें कई सारे इस तरह के सीधे सीधे फैक्ट्स निकलकर सामने आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसको लेकर लोक नीति का सर्वे है 2022 और 24 में कुछ चुनाव के ध्यान में रखते हुए सर्वे हुआ। 68% से 72% वो लोग, वो महिलाएं जिनको सीधा इस योजना का लाभ मिल रहा था, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुई, उनका वोट बीजेपी को गया। आयुष्मान भारत, अटल आयुष्मान योजना, ये केंद्र और राज्य सरकार की योजना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर उत्तराखंड की बात करें तो इसके जो लाभार्थी थे वो 62% बीजेपी को वोट दिया उन्होंने। इसी तरह मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है, ये सर्वे है। मैं कहता हूं कि सर्वे सटीक नहीं होते, सर्वे पर बड़ा विवाद होता है, उनकी विश्वसनीयता हमेशा संदेह के दायरे में रहती है, घेरे में रहती है, लेकिन वो जनता के बीच से निकला हुआ एक फीडबैक होता है। जनता क्या सोच रही है, पब्लिक क्या सोच रही है, उसका आभास आता है सर्वे से। अगर आप उसको केवल एक फीडबैक के तौर पर ही मानेंगे तो भी बड़ा लाभ बीजेपी को मिल रहा है इन योजनाओं को, और वो इसलिए भी लाभ मिल रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच रहा है, अभी खाते में पहुंच रहा है। पहले क्या है, ये योजनाओं का पैसा तमाम विभागों के माध्यम से और तमाम मैनुअल तरीके से जाता था, जो बहुत सारा पैसा पहुंच नहीं पाता था, बेनिफिट्स मिल नहीं पाते थे। लेकिन अब ये सीधा खाते में जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन है,
और तमाम इस तरह की जो योजनाएं, तो इन योजनाओं का महिलाओं में बड़ा असर है। जैसे मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना 8 से 10% महिला वोट स्विंग हुआ है। जो सर्वे है, ये सर्वे बताते हैं। और एक और बड़ी बात उत्तराखंड को लेकर, जो लखपति दीदी योजना है, तकरीबन 1.5 लाख के आसपास इस तरह की महिलाएं हैं उत्तराखंड में जो इस योजना का लाभ ले रही है। ये बड़ी फिगर होती है। एक छोटे से राज्य में 1.5 लाख के आसपास इस तरह की महिला है, तो वो आसपास की महिलाओं को भी प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। इसके अलावा एक और अभी हाल ही में सर्वे की रिपोर्ट आई है और उसमें ये दिखा है कि अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए उनमें 33% आरक्षण बीजेपी ने किया महिलाओं के लिए। इसका बड़ा असर दिखा महिला वोटर में, और ये असर आने वाले 27 के चुनाव में भी जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है राजनीतिक तौर पर 2027 के लिए। कांग्रेस के पास बहुत जगह है। कांग्रेस का वोट बैंक तकरीबन इतना का इतना ही रुका हुआ है जितना पहले बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में 2-3% का अंतर भी नहीं होता था, 1-2% के आसपास का अंतर होता था। अब वो थोड़ा बढ़ गया है, 39% के आसपास बीजेपी ले रही है, तो कांग्रेस भी 33-34% पर रुकी हुई है। तो कांग्रेस का वोट बैंक कहीं ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो गणेश गोदियाल के सामने होने वाली है, वो चुनौती है संगठन को तैयार करना। एक साल में संगठन तैयार नहीं होता, लेकिन जो नेता चले गए हैं बीजेपी में, उनकी जगह को भरना। और इसके साथ साथ महिला वोटर के साथ साथ हरीश रावत भी एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। परिवारवाद का बहुत बड़ा उदाहरण 2027 में वो बन सकते हैं। उन्होंने अभी कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरे बच्चे हैं। वो अगर देखें तो उनकी पुत्री विधायक है, तो जाहिर सी बात है उनका टिकट कटेगा नहीं, लेकिन वो वीरेंद्र रावत के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। और आनंद रावत को लेकर वो लगातार कह रहे हैं कि संगठन को चलाने की बड़ी शक्ति है, तो जाहिर सी बात है वो संगठन में उनके लिए जगह मांग रहे हैं। तो गणेश गोदियाल के लिए चुनौती केवल महिला वोटर ही नहीं रहने वाले हैं, जो पिछले उत्तराखंड में 2-3 दिन से लगातार चर्चा हो रही है। महिला वोटर के साथ साथ और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। इनको देखना होगा गणेश गोदियाल आने वाले समय में, 1 साल में कितना इन सब चीजों को मैनेज कर पाते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।